हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नए चैप्टर के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है, यानी चैप्टर नंबर 3 आपका है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। लेकिन हम इस क्लास में थोड़ा थोड़ा करके चीजों को कवर करेंगे, एक साथ थ्योरी कवर नहीं करेंगे क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है थ्योरेटिकल, तो धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यानी मैंने आपको इतने चैप्टर्स पढ़ाए, उस चैप्टर्स में आप किसी भी चीज की एडजस्टमेंट कर देते हैं, आप उसकी ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, लेकिन वो किस बिहाफ पे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। कोई ना कोई तो बेसिस होगा ही जिसके बेसिस पे आप ऐसे ट्रीटमेंट कर देते हो। जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, उस चैप्टर नंबर 5 में अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे आप लोग, बैलेंस शीट इक्वेशन करते थे, तो वहां लिखा होता था असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इट मींस इसके पीछे कोई ना कोई तो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होगा या फिर अलाउ कर दिया हो किसी प्रिंसिपल ने, तभी तो आप एसेट्स को लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर रख रहे हैं। और वो प्रिंसिपल कौन सा है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो हम कर तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे की हकीकत हमें नहीं पता होता है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होता है। जैसे अदर सब्जेक्ट में आप ले लो, जैसे आप साइंस करके आए 10th में, तो वहां पे क्या होता था, किसी भी चीज का ऊपर उछाल देना या किसी चीज का रिएक्शन हैज एवरी, कह सकते हैं कि अपोजिट रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज दिस अपोजिट रिएक्शन। तो ये कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसी लॉ पे बेस्ड है। इसी तरीके से अकाउंटिंग में जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो आइए उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम एक एक करके। तो पहले समझ लेते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक एक करके थ्योरी में रीड करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स थे उसमें आपको थ्योरी प्रोवाइड की थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेरे हैंडमेड नोट्स आपके सामने प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो रीड कीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एडॉप्टेड बाय accountants universally while recording accounting transactions। यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दौरान जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम दिया जाता है। फुल स्टॉप। दे आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स, कॉमा लायबिलिटीज, कॉमा एक्सपेंसेस, कॉमा इनकम्स एटसेट्रा। यानी हम चाहे किसी चीज का भी एडजस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो इनकम का एडजस्टमेंट हो, असेट्स का एडजस्टमेंट हो, लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट हो, या फिर किसी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हो, किसी का भी एडजस्टमेंट हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो हमारी अकाउंट्स में जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है वो इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे होती है, और ये कितने तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप। इसमें एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूज ऑफ लाइफ। यानी एक चीज तो हमने पहले भी समझ चुके हैं कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती जाती है, उस टर्म को हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स अपनी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ में क्या होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो इसलिए एक प्रिंसिपल यहां भी फॉलो हो जाता है, वो कौन सा होता है वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि हमने एसेट्स को एडजस्ट कर दिया। किस एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को क्या किया, हर साल डेप्रिशिएट किया। ये डेप्रिशिएशन कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसके पीछे भी प्रिंसिपल्स कोई ना कोई फॉलो किया जा रहा है, वो हम बात करेंगे हम आगे। फुल स्टॉप। दीज प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी ये जो प्रिंसिपल्स है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं, टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। इन 14 प्रिंसिपल्स को 2 जगह डिवाइड किया गया है।
वो कौन सी दो जगह डिवाइड किया गया है देख लीजिए। लिखा हुआ है नंबर 1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और नंबर 2 है अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, यानी इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। लिखा हुआ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक assumptions और फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो assumptions होती हैं, यानी मैं कॉन्सेप्ट बोलूं चाहे assumptions बोलूं बात एक ही होगी। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी हो सकता है पर अकाउंटिंग assumptions भी कह सकते हैं। तो वो सब assumptions हुआ करती हैं जिसके अंदर, जिसके इर्द गिर्द आपकी अकाउंटिंग ऑपरेट्स करती है। फुल स्टॉप। They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. यानी इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हम चैप्टर 1 पे भी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर इसी के आधार पे करते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट होती है या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो भी इन्हीं के ब्याह पे करना होता है। तो अकाउंटिंग आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग एजम्पशंस कहलाते हैं। नंबर 2 है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time। यानी अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया करते हैं, जो कि आपकी पूरे साल बिजनेस में एज ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूप में फॉलो की जाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है इसमें अब तक कि आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। What do you mean by accounting principles? अब इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने ये पढ़ा कि वो प्रिंसिपल जो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में या कोई भी एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट करने में सहायक होते हैं, फॉलोड किए जाते हैं, उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल उसमें लिया फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपकी हर साल गिरती हुई जाती है और हर साल गिरती है, वो किस बेसिस पे? वो फॉलो करती है आपके कोई भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। इसके बाद हमने इसको दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया। दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड क्या किया? सबसे पहला था अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम अकाउंटिंग अजम्पशंस कहते हैं। अजम्पशंस वर्ड समझते हो? अजम्पशंस का मतलब क्या है? अजम्पशंस क्या होता है? हम मान लेते हैं चीजों को, तो अपने कह सकते हैं अपनी एजम्पशन यानी अपने डिसीजंस पे, अपने जजमेंट पे हम कोई भी फैसला लेते हैं उसको एजम्पशंस का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एजम्पशंस मानी जाती हैं और ये एजम्पशंस किस काम आती है? केवल प्रेजेंटेशन के काम, कि आपके अकाउंट्स जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके। और अकाउंटिंग अगला कॉन्सेप्ट की बात कॉन्वेंशन की बात की थी, तो वो होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो मैं साधारण बात में यही कहूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो जगह डिवाइड करती है। वो डिवाइड एक कॉन्सेप्ट में किए और दूसरा कॉन्वेंशन। कॉन्सेप्ट को हम असम्पशंस भी कहते हैं और कॉन्वेंशंस को हम प्रिंसिपल का नाम भी दिया करते हैं। तो ये था आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके फीचर्स क्या रहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपकी थ्योरी है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहले लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ऑब्वियस सी बात है, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। किस बिहाफ पे? एक एक्सपीरियंस बिहाफ पे, यानी हम लोगों ने अकाउंटिंग काफी टाइम करते हुए हो गया, तो उसी के लिए हमने क्या कर दिया? प्रिंसिपल्स बना दिए, ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सके। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ताकि चीजें यूनिफॉर्म रहे, सब लोग एक ही तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर सके। नंबर 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। यानी फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स परमानेंट नहीं है, इसके भी ऑप्शंस रहते हैं। वो ऑप्शंस की भी बात करेंगे। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के दो तरीके होते हैं। ये हम चैप्टर 14 में भी डिस्कस करेंगे। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 14 में भी डिस्कस करेंगे।
वो डेप्रिशिएट करने के दो तरीके कौन से? एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा होता है? यानी किसी भी डेप्रिशिएट करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को दो मेथड का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके वो चीज डेप्रिशिएट होती है। वो कौन से होते हैं? एक तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यानी हमने ये चीज तो तय कर दी कि प्रिंसिपल फॉलो करना है फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। कुछ कंपनीज स्ट्रेट लाइन मेथड में को इस्तेमाल करती हैं डेप्रिशिएट करने में, और कुछ WDV मेथड। अभी बस आप नाम याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है वो चैप्टर 14 में समझना। तो दो मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा होता है WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कंपनी ये भी फॉलो कर सकती है और कंपनी ये भी फॉलो यानी ऑर्गेनाइजेशन ये भी फॉलो कर सकती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल नॉट परमानेंट। ये अपने हिसाब से भी चीजों को एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। यानी ये प्रिंसिपल ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली एक्सेप्ट करती है और इनके अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो सभी ज्यादातर 100% ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती हैं, एक ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं, ताकि उन स्टेटमेंट पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे लोग रिलाय कर सकें, आपके अकाउंट्स कंसिस्टेंट रह सकें, रेलिवेंट रह सके, आगे यूजर्स के काम भी आ सके। तो ये चीज क्या होती है? कंसिस्टेंटली फॉलोड की जाती है और उसी के आधार पे प्रिपेयर की जाती है। तो ये थी सारी चीजें इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, उसके बाद उसको दो कैटेगराइजेशन दी, एक तो कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्वेंशन। कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं असम्पशंस, और कॉन्वेंशंस को क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल। अब इसके हमने तीन फीचर्स भी पढ़े कि पहला फीचर्स क्या होता है? मैन मेड होती है, दूसरा फ्लेक्सिबल होता है, एंड नंबर थर्ड होता है ये जनरली एक्सेप्टेड। तो ये तीन फीचर्स आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बनते हैं। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं कि सर ये बार बार आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम ले रहे हैं, ये आपने बता भी दिया कि ये 14 तरीके के होते हैं, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आगे नाम भी तो बताइए क्या क्या नाम होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो जगह कैटेगराइजेशन किया। आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो टोटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो जगह कैटेगराइज किए मैंने। नंबर 1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड नंबर 2 अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। दो जगह कैटेगराइजेशन हमने कर दिया है, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में और दूसरा कॉन्वेंशन। यहां पे आपके 3 एजम्पशंस फॉलो होते हैं, यानी 3 कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। वो नाम आता है आपका GAC। नाम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब एजम्पशंस, या 3 एजम्पशंस आपकी फॉलो की जाती हैं। और अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस के अंदर यानी प्रिंसिपल्स, जो मेन प्रिंसिपल्स का नाम दिया जाता है, ये प्रिंसिपल्स आपके बाकी के बच्चे कितने हो जाते हैं? ये प्रिंसिपल्स हो जाते हैं 11 प्रिंसिपल। और इन प्रिंसिपल्स को हम किस नाम से याद रखेंगे? लिखेंगे, सुनो, हम HMMM, हमको हम क्या बोलेंगे? HMMM। हम ABCD का फुल रेवेन्यू वेरीफाई करेंगे। यानी इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम 11 प्रिंसिपल्स याद रखेंगे। पहले में तो GAC, सिंपल GAC वर्ड यूज करके हम जो 3 एजम्पशंस है उनको याद रखेंगे। बाकी 11 प्रिंसिपल्स को हम इस स्टेटमेंट के थ्रू, तो जो इंग्लिश में लिखा है वही आपके क्या है? प्रिंसिपल्स 1, 2, 3 एंड 4। हम ABCD 5, 6, 7, 8, 9,
10 एंड 11। यानी इन 11 प्रिंसिपल्स को इस स्टेटमेंट के थ्रू याद रखेंगे। सुनो, हम एबीसीडी का फुल रेवेन्यू वेरीफाई करेंगे। अब ये कैसे कैसे, क्या नाम है इसके, फुल फॉर्म क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। तो हम लिख देते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हुआ करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन नंबर 1, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में इसको हम एजम्पशंस का नाम भी देंगे। और इस एजम्पशंस में मैंने वर्ड क्या बताया, GAC। और GAC से G फॉर नंबर A, G फॉर गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नंबर B, A फॉर होता है एक्रूअल अजम्पशंस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या फिर एजम्पशन भी कह सकते हैं। एंड नंबर C, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो ये 3 तरीके की एजम्पशंस आपकी अकाउंटिंग एजम्पशंस के अंदर आती हैं। G फॉर गोइंग कंसर्न, A फॉर एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड C फॉर कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। तो आइए इसको रीड करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशंस पे आ जाते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स गोइंग कंसर्न की थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, इट इज एज्यूम्ड दैट business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। यानी गोइंग कंसर्न का मतलब है चलते रहना, लंबे समय तक चलते रहना इज नोन एज गोइंग कंसर्न। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, यानी एक लंबे समय तक हमारा व्यापार चलता रहे। एंड देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है हमारी, कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए या उसके ऑपरेशन को स्केल डाउन कर लिया जाए। आगे समझाऊंगा इसके बारे में और भी। फुल स्टॉप। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure that is one whose benefit will be consumed or exhausted within a accounting period. So on the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life। यानी इतनी सारी थ्योरी आपने पढ़ी, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको रीड करके आपको समझाता हूं। शुरुआत में इसमें कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि हम जब व्यापार शुरू करते हैं तब एक लंबे समय की सोचकर व्यापार शुरू करते हैं। आप खुद सोचें, हम हैं या आप हैं या आपके फादर हैं या कोई भी आपके रिलेटिव है, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, क्या वो ये सोच के करेंगे कि भाई 2 दिन बाद 4 दिन बाद इसको खत्म कर देना है या साल भर बाद खत्म कर देना है? ऐसा कोई भी नहीं सोचता। जो व्यापार करता है, जो अपनी पूंजी यानी कैपिटल लगाता है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो यही सोच के करता है कि मुझे लंबे समय तक अपने व्यापार को चलाए रखना है, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। जब तक मैं देख सकता हूं तब तक के लिए मुझे अपना व्यापार चलाना है। और इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी अकाउंटिंग में फॉलो क्यों करता हूं? ताकि मैं एक डिस्टिंक्शन यानी एक डिस्टिंग्विश कर सकूं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी मेरा कौन कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है और कौन कौन से एक्सपेंडिचर मेरे रेवेन्यू है। अब देखिए, समझिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं यानी जिन आइटम्स को हमें एक से ज्यादा साल के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यापार में हमने कोई एक मशीनरी लगाई, क्या मैं उस मशीनरी को 1 साल के लिए ही लगाऊंगा केवल? मैं क्या सोचूंगा ये सालों साल चलती रहे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को जो 1 से ज्यादा साल के लिए आपको बेनिफिट दे जाए, उन सबको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देते हैं, यानी उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग करते हैं। और कुछ खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के,
जो रोजाना होते रहते हैं और ऐसे आइटम्स पे खर्च किए जाते हैं जो एक साल के भीतर भीतर उनका बेनिफिट मिल सके। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें यह समझ में आया कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो पहली चीज तो हमें यह समझ लेनी है कि हमारा व्यापार लंबे समय तक चलना चाहिए। और व्यापार में ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं और जो आइटम एक साल के भीतर भीतर कंज्यूम करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन भी इसके थ्रू बन जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एज पर अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सी वाली, गोइंग कंसर्न वाली। तो अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न एजम्पशन एक बिजनेस को कंटिन्यू शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, लंबे समय के लिए, और केवल इसलिए ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर में यानी कैपिटल और रेवेन्यू में एक डिस्टिंक्शन रख सकें, यानी एक अंतर बना सके, एक फर्क रख सके, ताकि हमें यह पता चल सके कि भाई ये तो रेवेन्यू एक साल के भीतर खत्म हो जाएगा, ये कैपिटल है तो ये काफी लंबे समय तक बेनिफिट देगा। तो केवल इसलिए हमें गोइंग कंसर्न एजम्पशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है। एजम्पशंस मतलब मानना पड़ता है, और यही हर एक बिजनेसमैन मान के चलता है। केवल हम इसको तो फॉलो इसलिए करते हैं ताकि हम डिस्टिंक्शन बना सके। कौन कौन से मैं नाम लिख देता हूं फिर से। एक तो कैपिटल, जो कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स चाहे वो टेंजिबल हो, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, टेंजिबल हो, और चाहे वो इंटेंजिबल हो। जबकि इसके अलावा एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एक साल के भीतर भीतर क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट यानी कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब कौन कौन से? जैसे सैलरी पे खर्चा कर देते हो आप, और कोई खर्चा क्या होता है? रेंट एक साल के भीतर भीतर, इलेक्ट्रिसिटी जो एक साल के भीतर भीतर। तो ये सब खर्चे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और ये डिस्टिंक्शन बनाने के लिए इस एजम्पशन को फॉलो करना पड़ता है। अब आइए सेकंड एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन है हमारा एक्रूअल एजम्पशन, यानी एक्रूअल कॉन्सेप्ट एजम्पशन। इसमें जरा रीड करते हैं, इसका मतलब क्या है। एक्रूअल एजम्पशंस में, अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल एजम्पशन, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसी दिन आपको रिकॉर्ड कर देनी है, ना कि उसका जब आप सेटलमेंट कर रहे हैं तब। अभी हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। फुल स्टॉप। दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। और रेवेन्यू तब तक हमें लिख देना है जब हमें पैसा मिल चुका हो। रिकॉग्नाइज मतलब, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जब कैश रिसीव्ड हो गया हो। इसका मतलब ये कि सर जब खर्चे की बात हो तो जब खर्चा कर दिया तब रिकॉर्ड कर दें, और जब रेवेन्यू की रिकॉग्नाइज की बात हो तो जब पैसा मिल गया तब आप रिकॉर्ड कर दें। That is when sale is complete or services are rendered, it is immaterial whether cash is received or not. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not. मतलब इसका ये है कि आप क्या करते हो। सपोज करो आपका व्यापार चल रहा है और व्यापार में आपने क्या किया, आपने कोई चीज सेल कर दी। कोई चीज का मतलब ऑब्वियस सी बात है, व्यापार कर रहे हो तो सेल करने के लिए पर्पज से कर रहे हो। तो जब आपने सेल कर दी तभी आपको लिख देना है, रिकॉग्नाइज कर देना है कि भैया इस तारीख को मैंने सेल कर दी, और कायदे में यही करोगे। या फिर आप तब रिकॉर्ड करोगे जब पैसा आ जाएगा, आप तब तो नहीं करोगे। आपने सेल कर दिया, पैसा रिसीव्ड हो या ना हो, आप सेल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर आप ऐसा करने लगे कि सेल जब की तब तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, कब रिकॉग्नाइज करो? जब पैसा आ रहा है। तो मान के चलो किसी का पैसा नहीं आया तो तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसीलिए एक्रूअल एजम्पशन को हमें मान के चलना पड़ता है कि जब ट्रांजैक्शन हो रही है तभी आप उसको रिकॉर्ड कर दें, बजाय उसके कि उसका रियलाइजेशन कब हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास कोई बिल आया खर्चे के लिए तो आप तभी रिकॉर्ड कर देंगे कि ये खर्चा हो गया। ये जरूरी थोड़ी जब उसका पेमेंट करने जाएंगे तभी आप लिखोगे किसी चीज को, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपने पेमेंट किया ही ना हो, आप भूल गए हो, आप भूल गए हो या सामने वाला भूल गया हो। तो इसीलिए ध्यान रखें स्टूडेंट्स, आपका जो एक्रूअल एजम्पशन कहता है, क्या कहता है? वो यही कहता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं तभी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो सेल की हो, चाहे वो रेवेन्यू की हो, चाहे वो एक्सपेंस की हो, किसी की भी हो। जब भी आप एंटर कर रहे हैं तभी तभी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा एक्रूअल एजम्पशंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एजम्पशन है कंसिस्टेंसी एजम्पशन।
यानी हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन की भी बात कर ली, हमने एक्रूअल की भी बात कर दी। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ध्यान से पढ़ना है इस कंसिस्टेंसी को। देखिए थ्योरी रीड कीजिए। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। यानी भैया सीधी सी बात है कि एक प्रिंसिपल अगर आपने कोई भी फॉलो कर लिया तो प्लीज उस प्रिंसिपल को आप ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहें। ऐसा ना हो कि एक साल आपने कुछ और अप्लाई कर लिया, अगली साल कुछ और अप्लाई कर लिया, दिक्कत किसी और को नहीं आप ही को आने वाली होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक से दूसरे साल के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे तो दिक्कत वहां आ जाती है कि भाई पिछले साल तो आपने कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किया था, इस साल कुछ और, तो आपके ना जो अकाउंट्स होंगे वो मैच नहीं करेंगे कहीं भी और आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। फुल स्टॉप। The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous year। आ गई बात। बस किस लिए? कि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, आप दोनों साल के या दो से ज्यादा साल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर भी कर सकते हो और अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। तो कोशिश करें कि सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी दो मेथड बताई फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करने की, एक तो एसएलएम और दूसरा डब्ल्यूडीबी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। जो फिक्स्ड एसेट्स आप डेप्रिशिएट करते हो वो दो मेथड के थ्रू करते हो। मान के चलिए आपने एक साल तो एसएलएम अप्लाई कर दिया और दूसरी साल डब्ल्यूडीबी अप्लाई कर दिया, और डब्ल्यूडीबी और एसएलएम तो अप्लाई कर दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने जाओगे तब क्या सोचोगे? अरे यार पिछली साल एसएलएम मैंने अप्लाई किया तो डेप्रिसिएशन अलग आ रहा था, इस साल मैंने डब्ल्यूडीबी अप्लाई किया तो डेप्रिसिएशन कुछ और आ रहा है। तो दिक्कत किसको हो रही है? केवल आप ही को हो रही है। और वो क्यों होगी? आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपने बिजनेस के लिए कि भैया अगली साल मुझे सेल बढ़ानी है या अगली साल मुझे ये एसेट खरीदनी है। तो आप सही तरीके से अप्रिशिएट करोगे केवल एक कंसिस्टेंटली अजम्पशंस अप्लाई करके, तो आप कंपेयर भी कर सकोगे और चीजों को अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। आगे फुल स्टॉप लिखा हुआ है। For example, two methods of charging depreciation, WDB method and straight line methods are equally acceptable। दोनों ही मेथड, चाहे एसएलएम ले लो चाहे डब्ल्यूडीबी ले लो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप किस मेथड को कंसिस्टेंटली अप्लाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सारी की सारी assumptions। मैंने आपको सारी चीज बता दी कि हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो कैटेगराइजेशन करी, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की और उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में डिस्कस किया, यानी एजम्पशंस को डिस्कस किया, जो था जीएसी। जीएसी मींस एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरा एक्रूअल अजम्पशंस, तीसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। इसको आप अजम्पशंस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको अजम्पशंस भी लिख सकते हो। तो उन तीन एजम्पशंस को हमने एक एक करके क्या किया? रीड किया और तीनों के बारे में जाना। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी एजम्पशंस के तीन प्रिंसिपल्स थे, यानी तीन कैटेगराइजेशन थी। बाकी बची कितनी? 11। तो वो अब हम 11 जो रह गई है वो इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास इतनी काफी है। क्योंकि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, कैटेगराइजेशन पढ़ी, और उन कैटेगराइजेशन में एक कैटेगरी हमने पढ़ ली। दूसरी कैटेगरी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक इन चीज को आप रिवाइज कीजिए स्टूडेंट। जैसे चैप्टर नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ऐसे चैप्टर 3 भी इंपॉर्टेंट है। मैंने चैप्टर 3 बाद में क्यों कराया 5th के बाद? ताकि आपको धीरे धीरे चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। मैं चाहता तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड भी करा सकता था, लेकिन ये थर्ड यूजलेस रहता। क्यों यूजलेस रहता? क्योंकि आप लोग तब तक एंटर नहीं कर पाए थे अकाउंटेंसी में। अभी मैंने आपको चैप्टर 4 भी समझाया, चैप्टर 5 समझाया, उसके बाद थर्ड समझाया, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अरे हाँ सर, ये असेट्स होती है, ये लायबिलिटीज होती है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। अब बताइए, ये प्रिंसिपल्स अब समझ में अच्छे आ रहे होंगे, तो ये आपने पहले ट्रीटमेंट कर चुके हैं चीजों का, आप समझ चुके हो कि अकाउंटिंग में होता क्या है। इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 3 को चैप्टर 5 के बाद में
लिए। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करने वाले हैं। हमने इतनी चीजें समझी, आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। कोई भी डाउट होता है, लगता है कि सर यहां थोड़ी सी दिक्कत है या आपने जो समझाया वो समझ नहीं आया, तो आप प्लीज मैसेज में मुझे जरूर लिखें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मौका मिले अपने को सुधारने का। देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसलिए सीखते रहना चाहिए और आप लोगों को भी सीखते रहना चाहिए। मैं तो भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूं, तो आप भी अच्छे तरीके से सीखते रहिए। और कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आज इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के साथ में, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और वो 11 प्रिंसिपल्स को पढ़ने की और याद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।